बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का इतिहास भारत और समकालीन विश्व 1, जो कि कक्षा 9वीं के लिए इतिहास की पुस्तक है। इसके अध्याय 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा। यदि नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th की सारी जानकारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बच्चों पढ़ रहे थे क्लास 9th के इतिहास का जो चैप्टर 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यह हमने पढ़ा था। इसके साथ हमने पढ़ा था सामाजिक परिवर्तन का युग, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या थे, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यह हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है, यूरोप में समाजवाद का आना पढ़ेंगे आज हम। तो समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। समाजवाद की विचारधारा यहाँ पे बताई गई है कि समाज के पुनर्गठन और दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? समाजवाद। तो समाजवाद क्या है यह आगे आएगा। अभी 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। ठीक है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो समाजवादी कैसे थे? निजी संपत्ति, है ना, जो निजी संपत्ति थी, व्यक्ति विशेष की संपत्ति थी, उसके विरोधी थे। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। निजी व्यक्ति विशेष की संपत्ति ही सारी समस्याओं की जड़ है, ऐसा समाजवादियों का मानना था। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। तो संपत्तिधारी अपने ही फायदे का काम करता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। क्या चाहते थे वो? कि अगर संपत्ति पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा स्वामित्व सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता। कि वो चाहते थे कि संपत्ति पर व्यक्ति विशेष की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी विचार का आधार क्या होगा? इन सारी बातों पर अब हम आगे विचार करें। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से कुछ बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वे चाहते थे कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक, जो कि 1813 से 82 तक थे, चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ऐसे उद्यम जो समूह के द्वारा बनाए गए हैं, न कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, उन पर को अधिक बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो यहाँ पर समाजवादी अवधारणा के बारे में बताया। कार्ल मार्क्स 1858 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स थे, जो
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, इन्होंने नए विचार पेश किए थे। इनका कहना था कि यदि पूंजीवादी रहेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा, और वे पूंजीवादी जो है, जो उद्योगों से जो भी मुनाफा होता है वो स्वयं अपने पास रख लेते हैं, इससे मजदूरों का विकास नहीं होता। इसके लिए मजदूरों को जो है पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया है। तो साम्यवादी समाज जो है वो समाजवाद पर आधारित है, मतलब इसमें पूरे समाज का नियंत्रण होगा। तो साम्यवादी व्यवस्था समाजवाद से ही उत्पन्न हुई। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अब समाजवाद के लिए समर्थन। तो 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। तो समाजवादी विचार जिनको मुख्य रूप से बल दिया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, और ये विचार धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गए। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली। द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। तो इस प्रकार से एक सामुदायिक विकास हुआ मजदूरों का भी। वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने लगे और उसके लिए संगठन बनने लग गए, और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो हमें पता है कि पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था हर किसी को, तो यहाँ पे मजदूरों ने भी, कामगारों ने भी अपने मताधिकार, अपने वोट के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया गया। तो इस प्रकार से समाजवादी के नाम से पार्टियों का गठन होने लगा, जो कि इन मजदूरों और कामगारों के अधिकारों के लिए लड़ने लगी। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ठीक है, तो ये स्थिति थी 1914 तक की।